गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पाठ नंबर 27 मानव के सिद्धांत में मैंने नेत्र की संरचना और नेत्र की क्रियाविधि के बारे में पढ़ाया था। अब जो अपना टॉपिक है वो है नेत्र से संबंधित रोग। नेत्र से संबंधित रोग, नेत्र रोग या नेत्र से संबंधित रोग, ये अपना दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा था नेत्र की संरचना और नेत्र की क्रियाविधि। हम पढ़ेंगे नेत्र संबंधित रोग। तो देखो, नेत्र से संबंधित रोग अनेक होते हैं, उनमें से हम मुख्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से रोग हैं देखिए। पहला जो रोग है हमारे सामने वो है, एक तो है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया। दूसरा जो दोष है वह है दूर दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा है? दूर दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया डिजीज। तीसरा जो रोग है आपके सामने, इस रोग को हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। चौथा जो रोग है वो है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। जरा दृष्टि रोग, जिसको हम जैसे मान लीजिए मोतियाबिंद, ये रोग हैं आपके सामने। नेत्र से संबंधित जो रोग है, देखिए टॉपिक है, कैसा टॉपिक है जो बायोलॉजी में और फिजिक्स में बिल्कुल सुचारू रूप से उपस्थित है। परीक्षा में बायोलॉजी में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। नेत्र की संरचना भी है, नेत्र की कार्यविधि भी है और नेत्र के रोग भी हैं। तो देखिए यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष क्या है? मायोपिया। तो देखिए, निकट का मतलब है रोगी को पास की वस्तु तो दिखाई देती है, पास की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखिए आपके सामने, पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वस्तु से आने वाली तरंगे संवेदनाएं रेटिना से पहले ही इकट्ठी हो जाती हैं, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो ऐसा होता है। इस रोग को हम दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस काम में लेते हैं। इस रोग को हमें दूर करना हो तो अवतल लेंस हमें काम में लेना चाहिए। अब देखिए, इसमें पढ़ते हैं तो ये उल्टा हो जाता है दूर दृष्टि का। देखिए, इस दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वस्तु से चलने वाली तरंगे रेटिना या दृष्टि पटल से पहले ही इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब दृष्टि पटल आगे, जो रेटिना है, दृष्टि पटल है, उसके आगे यानी पहले ही इकट्ठी हो जाती हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करना हो तो हमें कौन सा लेंस काम में लेना चाहिए? अवतल लेंस काम में लेना चाहिए। अब आते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस रोग को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया
पिया कहते हैं। अब देखिए इधर दूरदर्शी दोष का मतलब है कि वस्तु से चलने वाली तरंगें रेटिना के बाद बनती हैं, यानी प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, जिसके कारण ये दूरदर्शी जैसा रोग उत्पन्न होता है। इसे दूर करना हो तो हमें कौन सा लेंस काम में लेना चाहिए? उत्तल लेंस काम में लेना चाहिए। देखिए उत्तल लेंस जिसका नाम बड़े अक्सर ज्यादा, उत्तल लेंस दूर कम है और उत्तल लेंस आ जाएगा सीधा। इसके बाद है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म रोग। तो इसमें क्या होता है? दृष्टि वैषम्य में क्या होता है? जिस प्रकार से आपके सामने कोर्निया की गोलाई में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, कोर्निया की गोलाई में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो एक रोग उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। इसमें हमें न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस काम में लेंगे। इसके बाद में देखिए अपना इन सभी रोगों में से एक ऐसा रोग आता है जिसका नाम है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। यह एक जेनेटिक या आनुवंशिक रोग है। ऐसा कोई भी रोग नहीं था जो आनुवंशिक हो, लेकिन यहां पर तो ये आनुवंशिक रोग है। इस रोग में रोगी को हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है, नहीं देख पाता है, हरे और लाल रंग में देख नहीं पाता है। तो ऐसे रोग को वर्णांधता कहते हैं। जरा दृष्टि रोग आपके है नहीं, लेकिन वैसे बता देता हूं मैं आपको। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है और दिखना यानी दिखाई भी नहीं देता है। दिखेगा कहां से? जरा जरा का मतलब बुढ़ापा। तो आपके सामने बुढ़ापा या वृद्धावस्था में जो रोग होता है उसे हम जरा दृष्टि रोग कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करना हो तो डिफॉक्सी बाइफोकल लेंस काम में लेते हैं। इसके बाद में आते हैं मोतियाबिंद। तो देखिए मोतियाबिंद में क्या होता है आपके सामने, इसमें भी रोगी को दिखना या दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि मोतियाबिंद में आंखों के ऊपर जाला बन जाता है जिससे दिखाई नहीं देता है। इस रोग को हमें दूर करना हो तो शल्य क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? शल्य क्रिया के द्वारा एक नेत्रोदी लेंस, हमें कौन सा लेंस काम में लेना पड़ता है? एक नेत्रोदी लेंस, इंट्रा ओकुलर लेंस, इसको हम बोलते हैं IOL लेंस काम में लेना पड़ता है। मोतियाबिंद को दूर करना हो हमें तो इंट्राओकुलर लेंस या एक नेत्रोदी लेंस काम में लेना पड़ता है। इसके बाद में सातवें रोग आता है कंजक्टिवाइटिस। इस रोग में आंखों में पानी आने लगता है, आंखों में जाला बनता है और इस रोग को हम बोलते हैं आंखों का आना। आंखों का आना, देखिए आपके सामने आंखों का आना कैसे होता है? तो इस रोग को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो आपके सामने निकट दृष्टि दोष, देखिए नेत्र से संबंधित रोग है। नेत्र और जवानी एक बार मिलते हैं, नेत्र और जवानी और माता पिता एक बार मिलते हैं, तो आपके सामने ये भी देखिए रोग इतने हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष माइथिया, दूरदृष्टि दोष दूसरा, दृष्टि वैषम्य तीसरा, चौथा है वर्णांधता, पांचवा जन दृष्टि रोग, छठा है मोतियाबिंद और सातवां है कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं आंखों का आना। निकट दृष्टि दोष पास की वस्तु क्लियर दिखाई देती है। कौन सा लेंस से उपचार किया जाता है? ऑप्टो लेंस से, प्रतिबिंब रेटिना से पहले। दूरदृष्टि, दूर की वस्तु दिखाई देती है। उपचार उत्तल लेंस के द्वारा, प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है। दृष्टि वैषम्य में पास की वस्तु दिखाई देती है, न दूर की वस्तु दिखाई देती है। इस रोग को हम दृष्टि वैषम्य कहते हैं। इस रोग का उपचार करना हो तो
यूवाइटिस आंखों का आना। ठीक है, तो आपके सामने नेत्र से संबंधित रोग कंप्लीट हो गए। अब पढ़ेंगे हम कर्ण की संरचना। देखिए नेत्र में हमने पढ़ा है नेत्र की संरचना क्या है, नेत्र की क्रिया विधि क्या है, दृष्टि जैव रासायनिकी क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा है नेत्र से संबंधित रोग कौन से हैं। तो देख लो, अब पढ़ेंगे अपन कर्ण। कर्ण का मतलब है कान। कान कितनी जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी कान पाए जाते हैं, कर्ण पाए जाते हैं, जिनका प्रमुख कार्य होता है सुनना। नेत्र का प्रमुख कार्य होता है देखना और संतुलन बनाना। तो अब देखिए आपके सामने दूसरा टॉपिक है आपके सामने कर्ण। कौन सा टॉपिक आएगा, कर्ण आएगा। तो देखिए कर्ण की संरचना। तो देखिए कर्ण की संरचना, मानव में एक जोड़ी कर्ण पाए जाते हैं। कर्ण के 3 भाग होते हैं, 3 भाग। एक भाग को हम बोलते हैं बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और तीसरे भाग को बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण के कौन से भाग होते हैं वो हम आपको बताएंगे। एक भाग होता है कोकिल्या, एक भाग होता है आपके सामने कोकिला, दूसरा होता है प्रगाण, वेस्टिबुल, ये भाग होते हैं। अब इसके बाद देखिए संरचना हम देखें तो आपके सामने देखो संरचना भी देखनी पड़ेगी आपको। ये संरचना देखिए, यह है मध्यकरण, यह है अंतःकरण और यह है बाह्यकरण। बाह्यकरण, तो देखिए ये जो आपके सामने है इस भाग को बोलते हैं कर्णपल्लव। कर्ण पल्लव, पिन्ना, क्या बोलते हैं, पिन्ना, 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 ये बात पिन्ना है। इसके बाद में अंदर की साइड में जो भाग है उसको बोलते हैं बाह्य कर्ण, कुहर भाग बोलते हैं। इसके बाद में देखिए 3 अस्थियां हैं, मेलियस, मेलियस एंड इनकस, आई, स्टेटिक्स, एस। तीनों को मिला दीजिए, यहां पर हो जाता है मिस। क्या हो जाता है, मिस। अंतःकरण में आइए, अंतःकरण के भाग आपके सामने स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहे हैं। कोकिला, प्रगाण, वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर, ये जो आपके सामने है तो बोलते हैं अर्धवर्ताकार नलिकाएं। अर्धवर्ताकार नलिकाएं, अर्धवर्ताकार नलिकाओं के नीचे एक विशेष संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम बोलते हैं यूस्टेकियन की नलिकाएं। यूस्टेकियन की नलिकाएं बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन की नलिकाएं। देखिए आपके सामने ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं कोक्लियर नलिका, बोलते हैं इसको कोक्लियर नलिका।
दिया आपके सामने। ठीक है, ये संरचना बन चुकी है। इसके बाद में इसका छोटा सा रूप यहाँ बना देते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये भाग ऊपर का है, ये भाग बीच का है, ये भाग नीचे का है, और तीनों भागों को मिला दीजिए, बन गया भाग। यहाँ पर एक विशेष भाग आ गया है, यहाँ पर ये कोटिकांग है, ये है कोटियन, कोटियन, कोटिअंग। ये देखिए आपके सामने, इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, मीडियम भी बोल रहे हैं, मीडिया। इसके नीचे का भाग है स्केला टिम्पेनाई, टिम्पेनाई, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, हेलिकोट्रिमा, 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 टेक्टोरियल कला, टेक्टोरियल कला, टेक्टोरियल कला, रिसनर्स कला, रिसनर्स कला। तो देखिए आपके सामने कर्ण की संरचना। कर्ण के तीन भाग होते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाह्यकर्ण। बाह्यकर्ण जो होता है वो कर्ण का सबसे भारी भाग है, जो कर्ण के बाहर पाया जाता है। बाह्य जो आपके सामने बाह्यकर्ण, बाह्यकर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं कर्णपल्वय, कर्णपल्वय, कर्णपल्वय चौड़ा मांसल भाग होता है जिसे हम पिन्ना भी कहते हैं। ये जो कर्णपल्वय होता है किताबों में बताया गया कि अवशेषीय अंग है, लेकिन यहाँ पर तो ये लाउड स्पीकर के रूप में कार्य कर रहा है, संवेदी तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहा है। लेकिन आपके सामने किताबों में बताया गया है कि कर्णपल्वय एक अवशेषीय अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। कर्णपल्वय का मुख्य कार्य क्या होता है? ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके जो दूसरा भाग होता है उस भाग के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरा भाग आता है बाह्य कर्णकुहर। कर्णपल्वय जिस भाग में खुलता है या जिस गुहा में खुलता है उस गुहा को हम बोलते हैं बाह्य कर्णकुहर। क्या बोलते हैं उसको? बाह्य कर्णकुहर बोलते हैं। बाह्य कर्णकुहर में एक प्रकार का द्रव्य का स्त्रावण होता है जिसको हम कर्णमोम क्या बोलते हैं? कर्णमोम बोलते हैं, या इसे हम सेरोमिन बोलते हैं, सेरोमिन बोलते हैं। सेरोमिन सीरोमिनस ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, जो आपके सामने कर्ण को चिकना नम बनाए रखता है। तो ये आपके सामने हो गया है बाह्यकर्ण। अब चलते हैं मध्यकर्ण। बाह्यकर्ण के और अंतःकर्ण के बीच में जो भाग पाया जाता है उसे हम मध्यकर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम मध्यकर्ण कहते हैं। मध्यकर्ण जो भाग होता है आपके सामने, मध्यकर्ण में तो कर्ण की अस्थिकाएं पाई जाती हैं, कर्ण की बोन्स पाई जाती हैं। कर्ण में कितनी अस्थिकाएं पाई जाती हैं? तो आपके सामने देखिए 3 जोड़ी जो आपके सामने अस्थियां पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं मेलियस, इंकस, स्टेपिज। शॉर्टकट में बोलेंगे मिस, एम मेलियस, आई इंकस, एस स्टेपिज। तो देखिए नाम से सीधा है मैन, एम यानी मैन, मैन यानी बड़े मुख्य, एस, एस यानी शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटी। तो देखिए आपके सामने मेलियस जो आपके सामने है, माँ, माँ तुझे सलाम। तो देखिए आपके सामने मेलियस जो कर्ण अस्थि है, ये किस अस्थि के रूपांतर से बनती है? मैंने एक शब्द लिखा है माँ, तो यहां पर आ जाइए आर्टिकुलर, आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है। मेलियस जो नेत्र अस्थि होती है सबसे बड़ी होती है और आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है। और यहां पर इसकी आकृति हम बता सकते हैं हथौड़े नुमा, हथौड़े
बाद में देखिए आपके सामने इनकस जो होती है वो कौन सी अस्थि के रूपांतर से बनती है, तो आप देखिए क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतर से बनती है। इनकस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है निहाई के समान होती है, ऊपर हथौड़ा है नीचे निहाई है। इसके बाद है स्टेपिच। स्टेपिच जो होती है सबसे छोटी कर्ण अस्थि होती है और ये नीचे है तो यहां पर है हायो मैंडिबुलर। कौन सी अस्थि के रूपांतर से बनती है, हायो मैंडिबुलर अस्थि के रूपांतर से बनती है और इसकी स्ट्रक्चर होती है घोड़े के जील के रकाब के समान। किसके समान होती है, घोड़े के जील के रकाब के समान होती है। तो आप मध्य कर्ण में आकर मिस मत हो जाना, क्योंकि मध्य कर्ण में तो मिस है, मिस का मतलब है बैरियस, इनकस और स्टेपिच। इसके बाद में आता है अंत्यकर्ण। तीसरा भाग कौन सा है, अंत्यकर्ण है। कर्ण का जो अंदर का भाग होता है वो अंत्यकर्ण होता है। अंत्यकर्ण भाग को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं कोकिला और दूसरे को बोलते हैं प्रगाण या वेस्टिबुलर। इसके बाद कर्ण के अंत्यकर्ण वाले भाग में 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। अर्धवर्ताकार नलिकाओं का प्रमुख कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। इनके अंदर नेत्र के अंदर ढाई कुंडल पाए जाते हैं, ढाई कुंडल चक्र पाए जाते हैं। इसकी संरचना को हम इधर देख लेते हैं। देखिए आपके सामने इनकी संरचना के विशेष भाग में बांटा जाता है, यानी जो ऊपर का जो भाग होता है उसको हम स्केला वेस्टिबुलर कहते हैं। स्केला वेस्टिबुलर के ठीक नीचे जो भाग पाया जाता है उसे स्केला मीडिया बोलते हैं। स्केला मीडिया के ठीक नीचे पाया जाता है उसे स्केला टिम्पेनाई बोलते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है, पेरिलिम्फ भरा होता है, जबकि स्केला मीडिया के अंदर कौन सा द्रव भरा होता है बीच की गुहा में, तो वहां पर होता है एंडोलिम्फ। और स्केला टिम्पेनाई के अंदर कौन सा भरा होता है, पेरिलिम्फ। तो देखिए स्केला वेस्टिबुलाई के ऊपर एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की झिल्ली से ढका रहता है। झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, रिसनस कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिसनस कला, रिसनस कला बोलते हैं उसको। इसके बाद में देखिए आपके सामने रिसनस कला के बाद में रिसनस कला के यानी स्केला वेस्टिबुलाई के ठीक नीचे जो भाग पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई के जो बीच का भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया, एसएम। स्केला मीडिया के ठीक ऊपर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कोटि का अंग कहते हैं। सुनने का कार्य कौन करता है, कोटाई अंग कोटि का अंग करता है। कोटि के ऊपर एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे कंपन करता है, उस कंपन को हम बोलते हैं टेक्टोरियल कला। क्या बोलते हैं इसको, टेक्टोरियल कला। ठीक है। इसके बाद में नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में देखिए स्केला मीडिया के नीचे और दूसरे यहाँ पर स्केला टिम्पेनाई। तो स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसको हम बोलते हैं हेलिकोट्रिमा। हेलिकोट्रिमा यानी स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, हेलिकोट्रिमा के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए स्केला टिम्पेनाई है तो आपके सामने नीचे की साइड में कौन सा द्रव भरा है, पेरिलिम्फ द्रव भरा है, और अंदर की साइड में कौन सा है, एंडोलिम्फ है, और बाहर के साइड में कौन सा आपके सामने स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है। तो इस प्रकार से देखें कर्ण की संरचना कंप्लीट हो गई है। और इसके साथ हम देखते हैं कि कर्ण की संरचना में दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, को बोलते हैं यूट्रिकुलस और दूसरे को बोलते हैं सेकुलस। देखिए एक सेकुलस होता है, एक यूट्रिकुलस होता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है, दैहिक संतुलन बनाए रखना, दैहिक संतुलन, और दूसरा है गतिक बोध, गति पर नियंत्रण रखते हैं यूट्रिकुलस और सेकुलस। तो यूट्रिकुलस को बोलते हैं दंत कोशिका और सेकुलस को बोलते हैं गोणिका। तो देखिए आपके सामने
सामने कर्ण की संरचना कंप्लीट हो गई है। कर्ण के 3 भाग होते हैं। मानव में एक जोड़ी कर्ण पाए जाते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक को बाह्य कर्ण बोलते हैं, दूसरे को मध्य कर्ण बोलते हैं, तीसरे को अंत्य कर्ण बोलते हैं। बाह्य कर्ण बाहर की तरफ स्थित होता है। बाह्य कर्ण के 2 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं कर्णपल्लव जिसे पिन्ना कहा जाता है, और दूसरे भाग को बोलते हैं बाह्य कर्ण कुहर। अब देखिए आपके सामने बाह्य कर्ण जो पल्लव है उसे पिन्ना कहते हैं। ये एक अवशेषी अंग है, अनेक है अवशेषी अंग, लेकिन यहाँ पर एक अवशेषी अंग है, जैसे कर्ण रूपी परिशेषिका थी पाचन में, आहानाल में। अब इसके बाद में देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो मुआसल भाग है बाहर का चौड़ा भाग है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव बोलते हैं, जो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। ध्वनि तरंगें जब एक गुहा में जाती हैं या कर्णपल्लव गुहा में खुलता है, जिसे बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं, बाह्य कर्ण कुहर गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक द्रव पाया जाता है कर्णमोम या सेरोमिन बोलते हैं, जो चिकना बनाए रखता है। सेरोमिन या कर्णमोम सेरोमिनस ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। यहाँ पर दृश्य के लिए बाह्य कर्ण कुहर में एक विशेष प्रकार की नलिका होती है, जिसे टिम्पेनाई नलिका बोलते हैं। नेत्र में यूस्टेकिन नलिका पाई जाती है, वो भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा भाग आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण बाह्य कर्ण और अंत्य कर्ण के बीच में पाया जाता है। मध्य कर्ण में कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 3 होती है। देखिए मेलियस, इनकस, स्टेपिज। मेलियस के हम एन लगाते हैं, मेलियस है। एन का मतलब मुख्य बड़ी जो अस्थि है मेलियस है। इसकी जो संरचना है हथौड़ेनुमा है। कौन सी ग्रंथि से? देखिए मां, कौन सी ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है? आर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से बनती है। इनकस, मेलियस और स्टेपिज को जोड़ने वाले को बोलते हैं इनकस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है क्वाड्रेट निवाई के समान होती है, और आपके सामने एक मेलियस की संरचना हथौड़ेनुमा होती है। इनकस का मतलब है मेलियस और स्टेपिज को जोड़ने का कार्य, ठीक है। और इनकस क्वाड्रेट ग्रंथि अस्थि के रूपांतरण से बनती है। लास्ट में देखिए स्टेपिज, शॉर्ट सबसे छोटी कर्ण अस्थि का नाम है स्टेपिज। स्टेपिज नीचे है, तो यहाँ पर ये हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से बनती है, और इसकी संरचना घोड़े के जीभ के रकाब के समान होती है। इसके बाद में मध्य कर्ण यूस्टिकिन नलिका में खुलता है अंदर की साइड में, तो आपके सामने अंत्य कर्ण आ गया। अंत्य कर्ण के 2 भाग होते हैं, एक कोकिला होता है, एक प्रगाढ़ वेस्टिबुलर होता है। इनकी संरचना को हम प्रगाढ़ कोकिला की संरचना को संयुक्त रूप से पढ़ रहे हैं कि आपके सामने 3 भाग है वेस्टिबुलर के। कोकिला के देखिए पहला है स्केला वेस्टिबुलर, बीच का भाग है स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनरी। स्केला वेस्टिबुलर सबसे ऊपरी भाग है। इस पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे रेशनल स्केला कहते हैं। इसके जस्ट स्केला मीडिया होता है। स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलर के अंदर द्रव कौन सा भरा होता है? ऊपर वाले में वेस्टिबुलर में पेरिनिम भरा होता है, बाहर स्केला टेम्पेनरी में पेरिनिम। लेकिन ये स्केला मीडिया जो अंदर का भाग है, इसमें केवल एंडोलिन भरा होता है। स्केला मीडिया के ऊपर एक गुबानुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कोटिका कहते हैं। सुनने का कार्य कौन करता है? कोटिका करता है। कोटि के अंग के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिससे टकराता है, कंपन होता है, तो इस झिल्ली को बोलते हैं टेक्टोरियल कला। क्या बोलते हैं इसको? टेक्टोरियल कला। इसके बाद में स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनरी किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हेलिकोट्रिपा के द्वारा जुड़े रहते हैं। हेलिकोट्रिपा के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए आपके सामने इसमें 2 संरचना होती है, एक को यूट्रिकुलस या सेकुलस बोलते हैं। यूट्रिकुलस से मतलब है धृत कोशिका, और यहाँ पर होता है गोणिका। तो यहाँ पर इन दोनों का कार्य क्या है? एक तो है देह संतुलन बनाना और गतिक संतुलन बनाए रखना, इसका प्रमुख कार्य होता है। तो आपने देखो कर्ण की संरचना कंप्लीट पढ़ ली है। कर्ण की जो क्रियाविधि हो तो छोटी सी है, देखिए इधर ध्वनि तरंगें सबसे पहले कर्णपल्लव पर टकराती हैं। कर्णपल्लव से टकराने के बाद में सीधी बाह्य कर्ण कुहर में जाती हैं। तो बाह्य कर्ण से जो आपके सामने है स्केला टिम्पेनाई यानी टिम्पेनिक झिल्ली कर्णपट्टे से टकराती है। वहां से संवेदनाएं मध्य कर्ण की विभिन्न अस्थियों में मिस इनकस स्टेपिज यानी मेलियस इनकस स्टेपिज में से होती हुई कहां चली जाती हैं? अंत्य कर्ण में चली जाती हैं। अंत्य कर्ण में जाने के बाद में
ये जो आपके सामने कोकिला प्रगाढ़ भाग में चली जाती है, प्रगाढ़ भाग का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है, जिससे हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने इस चैप्टर में हमने पढ़ा है नेत्र की संरचना क्या है, नेत्र की क्रिया विधि क्या है, नेत्र से संबंधित रोग कौन से हैं, कर्ण की संरचना क्या है, इसके बाद है कर्ण की क्रिया विधि क्या है। ठीक है, ये सभी पढ़ाया आपने। स्टूडेंट